यस, कोई डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, पढ़ने में कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, देन प्लीज आस्क। कोई डाउट भैया क्लियर? एक प्रीवियस एक एक करके निशी बोलिए। भैया एक 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था फैमिली में। क्या था? उसमें एक मिनट, वो ना मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के ऊपर था वो क्वेश्चन, और उसमें ठीक है। क्रुएलिटी के बेसिस पे रेस्टिट्यूट किया हुआ था, क्रुएलिटी के बेसिस पे। बट ओके। बट क्रुएलिटी तो अनरीजनेबल ग्राउंड नहीं है ना, वो तो एक रीजनेबल ग्राउंड है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या उसमें था? मेरे को ये समझ, एक मिनट में एज इट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन था भैया, सूरज एंड मल्लिका वर डीपली इन लव एंड डिसाइडेड टू मैरी ईच अदर. Malika, a Bengali girl, learned Hindi and became extremely fluent in it. After marriage, they lived happily together about a year in Delhi, and not far away from Suraj's parents' house. Uh, हम्म। due to the due to the persuasion of Suraj's parents, they shifted to Suraj's parents' house and were soon blessed with a son. One day, हम्म। Malika withdrew. One day, Malika withdrew from the society of her husband and sought separate residence and maintenance on the ground that she was subjected to cruel treatment by her husband and her in-laws. Her हम्म। in-laws were also suspected her fidelity and constantly made fun of her background. Suraj, however, has filed for restitution of conjugal right, discussed हम्म। preparing a case for her. ये क्वेश्चन था भैया। क्या समझ नहीं आया इसमें? इसमें मेरे को ये समझ नहीं आया, एक तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के ऊपर 3 केसेस दिए हुए हैं हमारे केसमेंट में। देखिए, पहली चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, केस के पीछे मत भागिए। पहली चीज तो ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? कानून के पीछे भागिए कि कानून क्या है, वेयर एक्ट में क्या लिखा है। केस भ्रमित कर देते हैं आप लोगों को कि आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, फैक्ट पढ़ते हैं, आप लोग खोजने लगते हैं कि ये कौन से केस का फैक्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके ऊपर वो क्वेश्चन बेस्ड है, आप उसको मिस कर देते हैं। तो चाहे कोर्ट हो चाहे एग्जाम हो, ऑलवेज फोकस ऑन द लॉ, व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, क्या इशू निकल कर आ रहा है इस क्वेश्चन से या इस प्रॉब्लम से, उस पर फोकस करिए। केस तो बस आपका सप्लीमेंट्री है, और पूरा का पूरा जो केसेस है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ वही चीज इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है, तो वही ऑब्जर्वेशन सिर्फ लिखना होता है जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है। बट सम ऑफ यू विल टेल यू कि आपका पूरा कैसे लिखना है, वो अलग से पहले पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, फिर केस लॉ एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज द सेंस? इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू हैव टू आंसर ओनली द क्वेश्चन, बाकी फालतू की चीजें उसमें नहीं लिखनी है। फिर आप कंप्लेन भी करते हैं कि इतना लंबा हो गया, 15-20 पेज चला गया, तो वो तो होगा ही ना। जब आप उसमें फालतू की चीजें लिखेंगे, इररेलेवेंट चीजें, nobody is concerned about whether you are writing the bare provision in your answer or not. bare provision का कोई क्या ही करेगा, इतने लंबे लंबे bare provision से आपके दे रखे हैं, उतने लंबे लंबे bare provision का कोई जानकर क्या करेगा, वो तो bare act में है ही। आपसे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि bare provisions के एलिमेंट्स बताइए, सो ब्रेक इट डाउन इनटू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स केवल बताइए, वर्ड्स बताइए जो कि उस bare act के प्रोविजन में लिखा गया है, उन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। अब उन मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए कोर्ट ने क्या कहा है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी होती है, ना कि बेयर एक्ट लिखा और उसको एक्सप्लेन कर दिया एक पैराग्राफ में। पहले उसके एलिमेंट्स को तोड़ तोड़ कर लिखिए, ठीक है? मैं बताऊंगा इस चीज को और क्लियरली जब आप आगे जो बेयर प्रोविजन है उसको कैसे डील करना है वो बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझिए कि लॉ के पर ज्यादा फोकस करिए और केस लॉज पर कम करिए। केस लॉज में बस इतना ही काम का है कि यदि आपका जो फैक्ट है वो सिमिलर आ जाता है या इशू जो है वो सिमिलर आ जाता है, so you can use the already decided case to supplement your answer or your argument. And very important thing, when you read the question, always see that what is the demand of the question. Sometimes it will be asked that write arguments. अब arguments में भी आप लोग कुछ कुछ क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, कि आर्ग्यूमेंट पूछा है और वो डिसीजन देके आ जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आपसे पूछ रहा है ना, डिसीजन तो पूछ नहीं रहा है। जहां पर डिसीजन पूछना होगा वहां लिखेगा डिसाइड, तो वहां पर आपको
डिसाइड करना, डिसीजन देना है। उसके बाद डिस्कस लिखा है, आप वहां पर डिसीजन लेके आ रहे हैं। डिस्कस का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये वर्ड्स को नोटिस करना। सो ये सारी चीजें गौर करिएगा व्हेन यू राइट द आंसर, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपका ये सवाल ये है कि यहाँ पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का वो मतलब एप्लीकेशन डाला है उसके हस्बैंड ने, ठीक है। जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का एप्लीकेशन डाल दिया गया है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के अंदर सेक्शन 9 है आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जो कि इसके बारे में बात करता है। अब उस सेक्शन 9 के कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ दैट सेक्शन 9, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको इसको एलैबोरेटली डिस्कस करना चाहता हूं, इसीलिए रुकिए मैं बेयर डाउनलोड करता हूं, ताकि आपको समझ आएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हाउ टू डील विद देम। ओके, सो दिस इज योर वेयर एक्ट, इसका हमें देखना है सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इज इट विजिबल टू ऑल? सबको दिख रहा है ना? Yes. Yes, sir. ओके, नाउ सी, अगर नहीं दिख रहा है तो आपके पास वेयर एक्ट होगा, उसमें खोल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे अभी इसने निशी ने एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन सबको समझ आ गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी कर ली। अब वो अपने हस्बैंड वाइफ की तरह एक कोहैबिटेशन में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। 1 साल के अंदर उनका बच्चा भी हो गया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो वाइफ है, शी विड्रीव फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द हस्बैंड, और एक नया अपना हैबिटेशन में चली जाती है, एक नए घर में चली जाती है, ठीक है। और वो कंप्लेंट ये करती है कि हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं और हस्बैंड जो है वो उसको क्रुएलिटी करते हैं उसके साथ, इसीलिए वो विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर में आपको, जब आप क्वेश्चन सामने आया तो आपको सबसे पहले तो ये चीज आ जाएगा कि यहाँ पर किया क्या गया। यहाँ पर किया यह गया है हस्बैंड के द्वारा कि हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन डाला है किस चीज के लिए, कॉन्जुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स के लिए। नाउ सी, दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सो डील विथ इट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली डील करने का मतलब ये है कि सपोज फॉर एग्जांपल दैट यू आर द एडवोकेट ऑफ द अब सूरज के आप एडवोकेट है। सूरज आपके पास आया है और आपसे कह रहा है कि सर मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है बिना किसी कारण, और मैं चाहता हूं कि वो वापस मेरे साथ आके रहे। तो आप बाकी डिटेल्स उससे पूछेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप उसको बताएंगे भी कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले आप पूछेंगे कि आखिर उसके जाने का कारण क्या है। वो बताएगा कि कोई ऐसा कारण नहीं है। तो फिर वाइफ से वो जानने की कोशिश करेगा कि ऐसा कोई कारण है कि नहीं है ना। क्लाइंट जो आपका एडवोकेट है वो वाइफ का भी व्यू जानने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि सामने वाली पार्टी का भी व्यू जानना जरूरी है, तभी आप एक इंपॉर्टेंट केस यानी स्ट्रॉन्ग केस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो कहेगी कि इसके हस्बैंड, इसके पेरेंट्स जो है वो मेरे साथ क्रुएलिटी करते हैं, ये भी करता है, और इसी वजह से मैं आपसे चली आई, ठीक है। तब उसको समझ में आएगा अच्छा ये रीजन है। तब फिर वो कहाँ आएगा, तब फिर वो आएगा कानून के ऊपर कि कानून में इसके लिए क्या लिखा है। अगर हस्बैंड मांग रहा है रेस्टिट्यूशन, तो कानून में रेस्टिट्यूशन देने के लिए क्या क्या चीजें लिखी गई हैं उसको हम लोग सेक्शन 9 में खोज सकते हैं। सेक्शन 9 में क्या क्या एलिमेंट्स मिलेगा, सबसे पहला चीज है यहाँ पर, सबसे पहला चीज है कि इट कैन टेकन बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। सबसे पहला, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट कि आइदर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। दिस इज बाय अमेंडमेंट, पहले आपके सिर्फ हस्बैंड के लिए था, अब ये दोनों के लिए ही। सो आइदर हस्बैंड और वाइफ, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट that both are eligible to file the application for restitution of the conjugal rights। पहला एलिमेंट आपका ये है। दूसरा एलिमेंट, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज के। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो आपका एलिमेंट है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, दिस इज द एलिमेंट, but you have to explain that what is the meaning of reasonable excuse, what constitutes reasonable excuse। तो reasonable excuse को explain करने के लिए आपको अब केस लॉ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी अथॉरिटी नहीं है। so you have to find an authoritative judgment जिसके अंदर में reasonable excuse बताया गया है।
तो इन योर सिलेबस यू विल फाइंड सर्टेन जजमेंट जिसके अंदर आपका रीजनेबल एक्सक्यूज क्या होता है ये बताया गया है, तो वहां से आप उस पोर्शन को अपने आंसर में उठाकर ले आएंगे। ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज। अब नेक्स्ट एलिमेंट पर आइए, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। अब यहां पर विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर को भी आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट विड्रॉन का मतलब क्या है, इज इट द फिजिकल विड्रॉल और मेंटल विड्रॉल। क्योंकि अगर फिजिकल विड्रॉल है तो इसका मतलब यह है कि हस्बैंड के घर से वो अलग कहीं घर पे रह रही है, दिस इज द फिजिकल विड्रॉल, यानी कि वो अलग अलग रह रहे हैं। देयर कैन ऑल्सो बी मेंटल विड्रॉल। मेंटल विड्रॉल का मतलब कि वो एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बात ही नहीं करते। So you have to explain by explaining this element of section 9 that what is the meaning of withdrawal from the society. So you will explain that it doesn't mean physical withdrawal alone, it means mental withdrawal also. तो ये आप एक्सप्लेन करिएगा अगेन विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। ठीक है, एंड व्हेन यू विल रीड द बुक्स, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपको कुछ पैराग्राफ मिलेंगे जो कि इस एलिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर का क्या मतलब है। तो हमको यहाँ पर कितने एलिमेंट्स मिल गए, यहाँ तक अभी तक 3 एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। चौथा एलिमेंट क्या है, फिर कहता है द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द रेस्टिट्यूशन फॉर द कॉन्जुगल राइट्स एंड द कोर्ट। अब यहाँ पर चौथा एलिमेंट आता है, अब कोर्ट क्या करे, and the court on being satisfied with the truth of the statements। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट पहले खुद को संतुष्ट करेगा कि यहाँ पर जो रीजनेबल एक्सक्यूज दिया गया है, यहाँ पर जो विड्रॉल हुआ है, क्या उसी रीजनेबल एक्सक्यूज की वजह से हुआ है या फिर कोई और रीजन है। अगर उसी रीजनेबल एक्सक्यूज की वजह से विड्रॉल हुआ है तो आपका रेस्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी और रीजनेबल एक्सक्यूज की वजह से विड्रॉल हुआ है तब फिर आपका वहां पर रेस्टिट्यूशन का डिक्री दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि अगर आपने वाइफ को रीजन दिया है कि वो आपसे अलग रहे तब आपको तो भुगतना पड़ेगा, और वैसे सिचुएशन में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप ही की गलती थी जिसकी वजह से आपकी वाइफ जो है वो आपसे दूर रह रही है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन यही बचता है कि आपका 1 साल या 6 महीने के 1 साल के बाद, आपने अगर सेक्शन अच्छे से पढ़ा है फैमिली लॉ तो इसका सेक्शन 13 कहता है कि आपका 1 साल बीतने के बाद, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री के 1 साल बीतने के बाद आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, ऐसा आपका सेक्शन 13(1)(a) कहता है ना। तो ये आपका चौथा एलिमेंट है, दैट द कोर्ट मस्ट बी सैटिस्फाइड that whatever the statement is being given it is truth made in such petition and that there is no legal ground। Now this is the fourth element, ये आपका this is the fifth element। चौथा एलिमेंट तो ये हो गया कि कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा खुद को। पांचवा एलिमेंट क्या है कि there is no legal ground why the application should not be granted। कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कोर्ट के पास डिक्री नहीं देने का, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री नहीं देने का कोर्ट के पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको जो कोर्ट है वो डिक्री दे देगा अगर कोर्ट के पास कोई रीजन नहीं है कि आपको वो मना कर सके कि नहीं मैं नहीं दे सकता। तो दिस इज द फिफ्थ एलिमेंट। अब ये आपको एलिमेंट्स मैंने बताया। नाउ व्हेन यू राइट आंसर हाउ विल यू राइट, इसमें आप पहले ये पूरा बेयर एक्ट मत उठा के छापने लग जाइएगा कि पूरा बेयर एक्ट ही छाप दिए हैं, फिर डोंट किल योर टाइम, टाइम इज वेरी प्रीशियस। एग्जाम में बैठिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि दो इट इज ओपन बुक एग्जाम बट 3 से 4 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी कभी 5 घंटे भी लग जाएंगे। ठीक है, सो जितना टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम बचाने की कोशिश करिए। मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे तभी जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, जब आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपने लिखा है और आपने कुछ भी छोड़ा नहीं है, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। इन लॉ देयर इज नो सच थिंग एज मॉडल आंसर। मॉडल आंसर जैसा कुछ नहीं हो सकता है बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड एवरीवन इज राइट इफ द रीजनिंग इज राइट।
तो इसीलिए कोई भी मॉडल आंसर आपका नहीं हो सकता है, बट ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मतलब अगर आप उस कॉपी को बैठकर चेक कर रहे हैं, आपका दिल खुश हो जाना चाहिए उस कॉपी को देखकर, ऐसा आंसर लिखिए, तभी तो जो टीचर को आप अपनी कॉपी भेजेंगे वो खुश होगा ना। तो ऐसा आंसर आपको लिखना चाहिए। ओके ना, ये 5 एलिमेंट्स आप ऐसे लिखिएगा। फर्स्ट एलिमेंट इज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। तीसरा एलिमेंट विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर। चौथा एलिमेंट कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड विद द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट्स। पांचवा एलिमेंट नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड। अब ये आपका जब 5 ग्राउंड एग्जिस्ट करेगा, then only the court will provide you the decree for restitution of conjugal rights. तो इतना एक्सप्लेन करने के लिए इट इज नॉट ओनली द थ्योरी दैट इज इंपॉर्टेंट, यू विल ऑल्सो नीड द केस लॉ, जिसमें कि कुछ वर्ड्स को एलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। सिंस इंडिया है, कोर्ट के में प्रेसिडेंट चलता है, तो कोर्ट की जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है सभी लोअर कोर्ट के ऊपर, स्पेशली एपेक्स कोर्ट के सारे डिसीजन। देयरफॉर उसने जो भी डेफिनेशन दिया है किसी वर्ड का, वो आप कोट कर सकते हैं अपने जजमेंट में, मतलब अपने आंसर में या अपने आर्गुमेंट्स में, जहां भी आपको रिक्वायर्ड है उसको कोट करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू विल गो अबाउट इट। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन विच निशी आस्क्ड कि यहाँ पर क्रुएलिटी तो एक ग्राउंड है डाइवोर्स का, यहाँ पर क्रुएलिटी तो एक ग्राउंड है डाइवोर्स का, लेकिन फिर वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कैसे वहां पर मांग रहा है? यही सवाल है ना आपका निशी? Yes, sir. अब देखिए, ग्राउंड क्रुएलिटी है डाइवोर्स का, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपकी क्रुएलिटी हुई, आप चले गए डाइवोर्स लेने, आपको डाइवोर्स मिल जाता है। इट इज नॉट दैट इजी। अगर इतना इजी होने लगा तो इंडिया में रिश्ते बहुत जल्दी टूटेंगे। आज का जैसा समाज हो गया है, तो 15 दिन के अंदर ही पता चल जाता है लोगों को कि मेरे बनने वाली है इसके साथ कि नहीं। शादी के 15 दिन 1 महीने के अंदर ही पता चल जाता है कि बनने वाली है कि नहीं बनने वाली। तो रिश्ते बनाने के लिए कोर्ट बैठी है, ना कि रिश्ते तोड़वाने के लिए। सो डाइवोर्स के पिटिशंस में द कोर्ट इज वेरी कॉशियस कि आपको पूरा मौका दिया जाए समझने का एक दूसरे को, ताकि आप रिश्ता बना के रख सके, ना कि हर बात पे आप तोड़ दें। क्योंकि एक के साथ अगर आपका रिश्ता टूटता है तो दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। स्टार्टिंग में सभी अच्छे लगते हैं, जब फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं तभी चीजें बिगड़ती हैं। एक्सपेक्टेशंस होने लग जाती हैं तभी चीजें खराब होती हैं, और एक्सपेक्टेशन जब बहुत हाई हो जाती हैं तब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसीलिए कोर्ट इस चीज को समझता है और इसको नॉर्मल वियर एंड टियर में कंसिडर करता है। बट कुछ ऐसे आपने कर दिया हरकत जो नॉर्मल टियर से बाहर जाकर कर दिया, यहाँ पर उसने क्रुएलिटी बोला कि क्रुएलिटी किया। अगर ये प्रूव हो जाता है कि क्रुएलिटी है, तो आपके डिसीजन में ये बताया गया है कि क्रुएलिटी इज अ वैलिड रीजनेबल एक्सक्यूज। क्रुएलिटी जो है वो एक वैलिड रीजनेबल एक्सक्यूज है। इसका मतलब कि देयर इज एन एक्सक्यूज विच इज रीजनेबल, कि आपका हस्बैंड आपके साथ क्रुएलिटी करता है, उसके फैमिली वाले आपके साथ क्रुएलिटी करते हैं, सो दिस इज अ रीजनेबल एक्सक्यूज। और क्योंकि ये रीजनेबल एक्सक्यूज एग्जिस्टेंस में है, देयरफॉर कोर्ट आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री नहीं दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है देने के लिए डिग्री, कि विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज अगर वाइफ चली गई है तो, यानी बिना कोई रीजन बताए या बिना किसी रीजन कहीं अगर वो चली गई है, बस चली गई है, एक दिन उसका मन किया चलो निकल जाते हैं, चले जाते हैं, वो चली गई, तो उसको हम लोग कहेंगे दैट इट इज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। तो वहां पर आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर एक रीजन दिया था आपने जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर गई है, तब वहां आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने हैं। जब आप एक्सप्लेन करेंगे केस लॉ तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपको बताएंगे कि रीजनेबल एक्सक्यूज क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। उसके बाद जब आप ये एक्सप्लेन कर देंगे सेक्शन एक्सप्लेन करने के बाद में आप फिर केस लॉज की हेल्प से 1-2 पैराग्राफ लिखिएगा जो कि रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को भी आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बता रहा है कि वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर देयर हैज बीन अ रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी,
द बर्डन ऑफ प्रूविंग द रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब अगर वाइफ कह रही है कि रीजनेबल एक्सक्यूज है, हाँ मेरे पास रीजन है कि मैं क्यों उसका घर छोड़कर आई हूं, मेरे पास रीजन बिल्कुल है, तो ये वाइफ को ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक रीजनेबल एक्सक्यूज है। द बर्डन इज ऑन द वाइफ, मतलब द बर्डन इज ऑन द पर्सन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये बहुत जरूरी है आपको जानना। हाँ, अब पूछिए क्या पूछ रहे। यस निशि, यू आर आस्किंग समथिंग। अगर केसमेट में जो केस है, इफ अगर केसमेट में जो केस है उसके फैक्ट्स जो रिलेट नहीं करते हैं जो हमारे क्वेश्चन में आंसर, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, फिर हम हाँ, केसमेट के जो केसेस हैं उसको तो फिर हम लिख ही नहीं पाएंगे, फिर मत हमें लिखिए, कोई आउट ऑफ दिक्कत द नहीं, बॉक्स जाके लिखना पड़ेगा कोई केस। कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स ऐसे ने क्वेश्चन सजेस्ट किया है कि मिलेंगे आपको, केसमेट, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे टीचर्स ने आपको। बोला था कि अगर हाँ बोलिए बोलिए। टीचर्स ने बोला था कि जो केसेस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आप उसी से ले लेना, केसमेट से ही लिखना, तभी ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अदरवाइज अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके लिखोगे या दुक्की से लिखोगे तो मार्क्स जो है वो ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर टीचर्स बहुत सारे हैं जो कि आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपको नहीं पता है कि कॉपी किसके पास जाने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन जो ये लोग फ्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका फैक्ट अगर अलग है तो इशू भी अलग होगा। इशू सेम रहता है, फैक्ट भले अलग हो सकता है। तो हमें इसीलिए फैक्ट पर ध्यान नहीं देना है, हमें उस फैक्ट से जो इशू निकल कर आ रहा है ना, उस इशू पर ध्यान देना है। क्योंकि जो इशू होगी वो किसी ना किसी केस में जरूर डिस्कस की गई होगी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपके टीचर ने कहा है कि आप यदि केस मैट से लिखिएगा तो ही ज्यादा मार्क्स आएगा, बिकॉज दे नो कि वो फैक्ट्स भले अलग दे दें लेकिन इशू जो वो देंगे वो सेम होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इशू हमेशा खोजने की कोशिश करिए। जैसे अभी जो आपने क्वेश्चन बताया, ये आपका किसी फैक्ट से मिलता नहीं है मान लीजिए, लेकिन इशू तो है ना। इशू क्या है इस केस में? व्हाट इज द इशू? क्या है इशू इस केस में? यहां पर देखिए 2 या 3 इशू हो सकते हैं। व्हाट इज द इशू इन दिस केस? बोलिए। सर इशू ये है कि उसको मिलेगा, क्या कहते हैं, हस्बैंड विल बी ग्रांटेड आरसीआर और नॉट, ऑन द बेसिस कि बीवी छोड़ के गई बिकॉज ऑफ क्रुएल्टी। तो हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या वो वन ऑफ द रीजनेबल एक्सक्यूज हो सकता है टू ग्रांट दैट। तो ये इस इशू पे हम लोगों को जितने केसेस मिलेंगे, बट सर एक प्रॉब्लम थी कि जितने भी हम लोगों के उसमें केसेस हैं उसमें मैट्रिमोनियल होम की बात की गई है। जब हम लोग की मैम ने भी पढ़ाया था, देन शी डिस्कस दैट आरसीआर के टाइम हम लोग हमेशा मैट्रिमोनियल होम की डेफिनेशन पे बात करेंगे, और जितनी भी केसेस भी दिए हैं, 3 सरोज रानी हो गया और कौन सा, और कमला देवी, ये सारी चीजें मैट्रिमोनियल होम को डिस्कस करती हैं। तो सर ठीक इसमें है, हम लोग कैसे उस एक्सप्लेनेशन को यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? इसमें जो घर था हस्बैंड के साथ जो वो रह रही थी, दैट इज द मैट्रिमोनियल होम। मैट्रिमोनियल होम का मतलब ये नहीं है कि जो हस्बैंड आपका जो उसका पुरखाती घर है या जो उसका घर है जहां वो पहले से रह रहा है वही होता है। द प्लेस वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ सीक टू लिव टुगेदर, दैट इज द मैट्रिमोनियल होम। हाँ सर, तो फिर वो जो जब वो वाइफ गई तो वो वाले घर से नहीं गई जहाँ पे वो लोग स्टार्टिंग में गए थे शादी करके, वो उनके इन लॉज के घर से गई। तो फिर हाँ तो मतलब इसमें तो 2 मैट्रिमोनियल होम हो गए ना? हाँ, 2 मैट्रिमोनियल होम हो गए। इसीलिए यहाँ पर ना कंस्ट्रक्टिवली सोचना है, फिजिकली नहीं देखना है कि एक घर फिजिकली कहाँ है दूसरा घर फिजिकली कहाँ है। इट इज अल्टीमेटली द फैमिली जिसको कि वो अबैंडन करके गई है। तो वो जो फैमिली जहां भी रहेगी, देयर कैन बी 2 होम्स, फिजिकली देयर कैन बी 2 होम्स, बट कंस्ट्रक्टिवली देयर इज ओनली 1 फैमिली। सो फैमिली से पता चलता है कि मैट्रिमोनियल होम जो है उसको छोड़कर गई है कि नहीं गई है। ठीक है, सर ये तो बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा फिर, क्योंकि
उसको लिखेंगे कैसे, हाउ टू डिसाइड दैट विच हाउस इज द मैट्रिमोनियल होम। मैम ने हम लोगों को बोला था हल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड को कोट करेंगे, स्वराज गर्ग वर्सेस केएम गर्ग के केस में जो हुआ था। बट सर बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है डिसाइड करना आरसीआर के उसमें। मैट्रिमोनियल होम आप वही मानकर चलिए कि जहां पर हस्बैंड रह रहा है वाइफ के साथ, जनरली दैट इज द मैट्रिमोनियल होम। ठीक है, अब वाइफ जो है वो इन लॉज के घर से गई है, दैट डजंट मीन कि मैट्रिमोनियल होम से वो नहीं गई है, क्योंकि वो तो कुछ ही दिन के लिए गई थी ना इन लॉज के पास। ऐसा तो नहीं था कि परमानेंटली शी वाज लिविंग इन द मैट्रिमोनियल होम। वापस तो आती ना अपने हस्बैंड जहां वो रह रहा था उसके साथ रहने के लिए। तो आप जहां हस्बैंड के साथ जहां पर रह रहा है उसी को मैट्रिमोनियल होम कंसिडर करते चलिए। ओके सर। हाँ बोलिए किसी। भैया इसमें तो ना जो ये स्वराज गर्ग वर्सेस केएम गर्ग वाला केस है, उसमें तो हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं, तो उसके 2 डिफरेंट प्लेसेस होते हैं बिफोर द मैरिज, बट वेयर विल बी द मैट्रिमोनियल होम आफ्टर द मैरिज, ये वाला इशू अराइज हुआ था। बट इस क्वेश्चन से तो हम रिलेट नहीं कर सकते ना ये वाला, इसमें तो इशू अलग होगा ना। मैं बस ये बोल रही हूँ कि मगर वही हल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड उसी में कोट किया गया था और उसी में देखा गया था कि कैसे डिसाइड करते हैं। मैं केस को नहीं कोट कर रही हूँ, मैं केस के अंदर किए गए उसको कोट कर रही हूँ बस। हाँ हाँ, तो जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है कि मैट्रिमोनियल होम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये देखने के लिए कि वेदर शी हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर और नॉट। ठीक है, लेकिन मैट्रिमोनियल होम कैन नॉट बी टेकन फिजिकली। उसको फिजिकली हम लोग लेंगे तो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में इवन दो द वाइफ हैज अबैंडन द हस्बैंड, स्टिल अगर वो मैट्रिमोनियल होम से नहीं गई है तो उसको वो नहीं माना जाएगा, तो वहां तो रेस्टिट्यूशन मिल ही नहीं पाएगा, या फिर वहां रेस्टिट्यूशन इनफैक्ट मिल जाएगा। तो बहुत अजीबोगरीब रिजल्ट आएगा। इसीलिए आपको कोट करने के लिए जो भी रेफरेंस बोला है मैम ने वो सही कहा है, क्योंकि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल मैट्रिमोनियल होम एंड द कंस्ट्रक्टिव मैट्रिमोनियल होम, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, एंड द वाइफ वाज इन द होम ऑफ इन लॉज फॉर ओनली अ लिमिटेड पीरियड, नॉट फॉर परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ओके सर। ओके। तो यहाँ पर देखिए, हाँ मैं ये कह रहा था कि सेक्शन 9 के अंदर में ये जो केस था इसके अंदर में आप ये सारे एलिमेंट्स बताएंगे और उसके बाद फिर जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए यू विल एक्सप्लेन कि आपका किस तरीके से यहाँ पर रेस्टिट्यूशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। नाउ व्हाटएवर इज द आउटकम दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि फैक्ट्स पर नहीं जाइए, इशू पर जाइए। अब यहाँ पर मैंने पूछा आपसे कि इशू क्या बनेगा, सो ऑलवेज ट्राई टू फ्रेम द इशू इन अ सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि पहले आप ये इशू फ्रेम करें कि क्या उसको आरसीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। डोंट फ्रेम दिस इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस बिकॉज दिस इज द लास्ट इंस्टेंस, दिस इज द अल्टीमेट डिसीजन कि क्या उसको आरसीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। The first thing that the court will find or try to find is whether the facts of this case are fitting into section 9 or not. तो पहले वो क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, that whether the wife has withdrawn from the society or not. दूसरा चीज क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, that if she has withdrawn, whether she has withdrawn with a reasonable cause or not. This is the second issue. अगर वो एक रीजनेबल कॉज से विड्रॉ की है, ठीक है, तो फिर लास्ट में यहाँ पर जो इशू बनेगा वो ये कोर्ट के सामने ये बनेगा कि क्या कोई और ग्राउंड है, ऐसा कोई भी ग्राउंड एग्जिस्ट करता है जिसमें कि कोर्ट जो है वो मना कर दे डिक्री देने से। दिस इज द थर्ड ग्राउंड। व्हेन ऑल दीज 3 ग्राउंड्स आर इवेल्युएटेड, इसका जवाब हमें जब मिल जाएगा तभी जाकर हमको ये पता चल पाएगा कि whether he can be granted decree or not. So we have framed 4 issues. हमने 4 issues यहाँ पर फ्रेम कर लिए। हालांकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर राइटिंग एग्जाम, बहुत प्रेशर होता है, बट दिस इज हाउ यू मस्ट राइट एन एग्जाम। इफ यू आर capable enough to write in this manner then you must write in this way, because इसी से आपका पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करने से आपका बहुत इजी हो जाता है आपको आंसर करना।
कि अच्छा इसका जवाब यस या नो है, तो उसके बाद नेक्स्ट का जवाब यस या नो है, फिर नेक्स्ट का जवाब यस या नो है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू इवेलुएट एंड द टीचर्स ऑल्सो सी कि अच्छा इसने स्टेप बाय स्टेप किया है, तो वो आपको डेफिनेटली बेटर मार्क्स देते हैं. सो दिस इज हाउ यू विल ऑर्गेनाइज योर आंसर, फ्रेम इश्यूज एंड देन उसके बाद आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस इशू का क्या जवाब मिल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. ठीक है. सो this is the way to write an answer. I hope that I have justified this question. Okay, कोई और चीज पूछना है तो पूछिए, otherwise I will move on to the syllabus of thoughts. कुछ और पूछना है? Okay, so today we will discuss thoughts and I'll try to discuss some portion of IPC also, but let us see कितना हो पाता है in 1 hour. तो सबसे पहले थॉट्स होता क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, सो दैट आप एग्जाम में जब बैठे हैं तो एट द बैक ऑफ द माइंड यू नो दैट व्हाट यू आर राइटिंग. ठीक है. जब तक आपका दिमाग में फिट नहीं होगा कि थॉट्स होता क्या चीज है, तब तक आपका हाथ मेरे हिसाब से तो चलना नहीं चाहिए. लेकिन अगर आप इधर उधर से देख कर लिख रहे हैं तब वो अलग चीज है, बट जब आप सोच कर लिखते हैं तो तब तक वो नहीं चलेगा जब तक आपको पता ही नहीं है कि थॉट्स होता क्या है. जब पहली बार मैंने थॉट्स पढ़ा था तो आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड कि थॉट का मतलब क्या होता है. फिर जब क्लासेस लिए 3-4 क्लासेस के बाद पता चला कि अच्छा थॉट्स क्या होता है. ठीक है. सो आई होप दैट यू ऑल आर वेल अवेयर कि थॉट्स होता क्या है. थॉट इज नथिंग बट, एक सिंपल वर्ड में अगर बोले तो सिविल रॉन्ग है. कुछ ऐसी चीज जो कि इंडिविजुअल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए नुकसान पहुंचा रही, दैट इज अ सिविल रॉन्ग. Thoughts is based on the doctrine of rights in personam. Sorry, rights in rem, not personam, rights in rem. Contract is based on the doctrine of rights in personam. मतलब एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ ही केवल आपका कनेक्शन है, लेकिन जब हम थॉट्स की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल का उसके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं सभी के साथ में कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज राइट्स इन रेम. सो ही हैज द राइट दैट एवरीबडी अराउंड हिम मस्ट रेस्पेक्ट दैट राइट एंड मस्ट नॉट हार्म हिम इन एनी वे. ठीक है. तो ये होता है थॉट्स आपका. जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, यानी पार्टीज ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं. लेकिन थॉट्स के केसेस में ऐसा नहीं होता. इसीलिए व्हेनेवर यू इफ यू हैव रेड द डेफिनेशन, वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि थॉट इज अ सिविल रॉन्ग व्हिच इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. नाउ दिस डेफिनेशन आपको कहां मिलेगा? थॉट्स की डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी. ये डेफिनेशन आपको सिर्फ एक ही बेयर एक्ट में मिलेगा, दैट इज योर द लिमिटेशन एक्ट 1963. द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, उसी के अंदर थॉट्स का डेफिनेशन दिया गया है कोडिफाई करके. अदरवाइज थॉट के डेफिनेशन को या तो आपका सैलमन से हम डिराइव करते हैं या फिर एक और जूरिस्ट है बहुत फेमस थॉट्स लॉ के ऊपर, उससे डिराइव करते हैं, मैं नाम भूल गया हूं. तो ये है आपका थॉट्स. अब थॉट के अंदर में पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि अच्छा एक सिविल रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोडिफाइड नहीं है ना, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी विनफील्ड, इसके अंदर जितने भी हमारे जो लॉज हम पढ़ेंगे दे आर नॉट कोडिफाइड. 98% 99% लॉज ऑफ थॉट्स आर नॉट कोडिफाइड, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया इज अ कॉमन लॉ कंट्री. जो स्टूडेंट्स में आपने पढ़ा होगा कॉमन लॉ सिस्टम क्या होता है. तो इंडिया इज अ कॉमन लॉ कंट्री एंड द कॉमन लॉ कंट्री इज व्हाट, जहां पर कि जज जो है वो आपके प्रिंसिपल्स बनाते हैं, जज मेड लॉज जो होते हैं एग्जिस्टेंस में होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर कोई कोडिफिकेशन आपको नहीं दिखेगा. देयरफॉर ऑल व्हाट वी सी एज लॉ हैज बीन इवॉल्व्ड, वो इवॉल्व होकर आया है थ्रू द डिफरेंट जजमेंट्स जो कि जजेस ने दिए. इसीलिए इसमें आप बेयर एक्ट नहीं है, इसमें बस आपका लॉ है जो कि केस लॉ से आया. इसीलिए केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं. ठीक है. अब चलिए एक एक करके इसमें एक एक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which from which a question
100% will be asked in your TOTS exam is this doctrine. What is the doctrine? Injuria sine damnum and damnum sine injuria. These are the two doctrines जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब ये दो डॉक्ट्रिन्स क्या है आपको क्लास में बताया गया होगा। इन दोनों डॉक्ट्रिन से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं उन सारे केस लॉज को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और जब आप टॉर्ट्स का इंट्रोडक्शन लिखिएगा ना, एनी क्वेश्चन ऑन टॉर्ट्स, जब आप उसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा, सो प्लीज राइट दिस डॉक्ट्रिन उबी जस्ट इबी रिमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। यह आप हर जगह लिखिएगा जहां भी आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा टॉर्ट्स का। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक, जिसके अंदर आप सिने इंजूरिया सिने डैमनम एंड डैमनम सिने इंजूरिया इसको बताइएगा और एक्सप्लेन करिएगा कि डॉक्ट्रिन का क्या मतलब है एंड हाउ इट कैन बी एप्लीकेबल। एंड देन सिंस देयर इज नो क्वालिफाइड लॉज, देयरफॉर यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस डॉक्ट्रिन्स विद द हेल्प ऑफ केस लॉज। पहला केस उससे रिलेटेड नहीं है, पहला केस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, उसको छोड़ दीजिए। आइए सेकंड केस, टाउन एरिया कमिटी वर्सेस प्रभु दयाल। ये केस का फैक्ट जो है आपका रिलेटेड है कौन से डॉक्ट्रिन से उन दोनों में? इंजूरिया सिने डैमनम, डैमनम डैमनो सिने इंजूरिया। आपके आंसर में दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज योर इंजूरिया सिने डैमनम एंड डैमनो सिने इंजूरिया, ठीक है। नाउ इज इट विजिबल नाउ? यस सर। उसके बाद दूसरा टॉपिक की मैं बात करूं, ओके दूसरे टॉपिक की मैं बात करूं, सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इससे क्वेश्चन आएगा। भावना प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके थैंक यू। सो इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इन द कॉन्टेक्स्ट कि इसमें आपका डिफेंसेस दिए गए हैं, जनरल डिफेंसेस। जिस तरीके से आपने आईपीसी के अंदर पढ़ा होगा ना, प्राइवेट डिफेंस इज अंदर जनरल डिफेंसेस, उसी तरीके से आपके टॉर्ट लॉ के अंदर भी जनरल डिफेंसेस होते हैं कुछ। जैसे कि अगर आपका वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया है कि वन हु वॉलेंटियर्स कैन नॉट बी इंजर्ड, जो अपनी मर्जी से आपका, जैसे आप क्रिकेट देखने गए हैं, यानी आप अपनी मर्जी से क्रिकेट देखने गए हैं, ग्राउंड में बैठे हुए अगर बॉल आता है और आपके सर पर लग जाता है, सर फूट जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंजरी हो गई है मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, बिकॉज यू हैव वॉलेंटियर्ड फॉर इट। आप अपनी मर्जी से वहां गए हैं, नोइंग दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो मर्जी से जाना जो होता है, इट इज वॉलेंटरी। सो देयरफॉर व्हाटएवर वॉलेंटरीली यू हैव डन, यू कैन नॉट बी इंजर्ड फॉर दैट, ऐसा कोर्ट मानकर चलता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी इंजरी आ जाती है जो कि फोर्सी नहीं हो सकती थी, इट कुड नॉट हैव बीन फोर्सीन,
जैसे क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, बॉल आके लगेगी, ये तो हम फोर्स ही कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में हम गए हैं और बैट उड़ के आ गया और हमें लग गया, ये फोर्स ही करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पब्लिक और जो आपके बैट्समैन होते हैं वो काफी दूर बैठे होते हैं, मतलब काफी दूर दूर होते हैं, तो इतनी दूर बैट तो उड़ के नहीं आ सकता है कि आपको बैट लग जाएगा। तो वहां पर अगर आपको बैट से उड़ के आने से इंजरी होती है तो वो आपको वहां पर ये वाला जो डॉक्ट्रिन है वो नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इस चीज के लिए वॉलंटियर नहीं किया था, बॉल से लगने के लिए आपने वॉलंटियर किया था, बैट से लगने से आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। सो फोर्सिएबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल द टॉर्ट्स लॉ। पूरे जहां भी आप जाइएगा फोर्सिएबिलिटी कोड देखेगा और फोर्सिएबिलिटी देखने के बाद ही डिसाइड करेगा कि जो भी इंजरी हुई है क्या वो फोर्सिएबल था बाय अ कॉमन मैन, बाय अ कॉमन प्रूडेंट मैन या नहीं। ठीक है, तो दिस इज द जनरल डिफेंस। इसके अंदर में ये वाला जो डॉक्ट्रिन है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन एंड इसके क्या एसेंशियल्स हैं, हाउ टू अप्लाई इट, ये आपको अपने आंसर में लिखना होगा। उसके बाद देखिए ये एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और तीसरा है रेस्क्यू केसेस। ये तीन चीज आपको इस टॉपिक से लेना है, बाकी चीज छोड़ दीजिए। सो आपको वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया समझाना है, रेस्क्यू केसेस में किस तरीके से आपका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया काम नहीं करता है, और एक्ट ऑफ गॉड विच मेजर के केसेस में किस तरीके से आपका ये काम करता है, ये समझाने के लिए यू हैव दीज मेनी केसेस। 15 मतलब 9 से 15 7 केसेस है यहाँ पर। ठीक है, 6 केसेस, सॉरी 7 सॉरी। सो ये सारे केसेस आपको कुछ किसी न किसी डॉक्ट्रिन से ही रिलेटेड हो रहा है, कोई आपका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया समझा रहा है, कोई रेस्क्यू केसेस है, कोई एक्ट ऑफ गॉड है। तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज केसेस, क्योंकि इस टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करूं रेस्क्यू केसेस है सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें रेस्क्यू केसेस में हेल्स वर्सेस हार्वुड का केस जो है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुना आपने पढ़ा होगा घोड़ा वाला जो केस है, घोड़ा छोड़कर चला जाता है वो बिना बांधे, पत्थर मारते हैं तो घोड़ा भागने लगता है जिससे कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं, पुलिस वाला आता है घोड़े को पकड़ता है तो पुलिस वाले को इंजरी हो जाती है और कुछ लोगों को भी इंजरी हो जाती है, तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम करता है क्योंकि काफी दिनों तक वो हॉस्पिटल में भी रहा था इंजरी की वजह से। तो यहाँ पर ये केस आया था कि अगर आप रेस्क्यू कर रहे हैं, अगर आप बचा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका किस तरीके से टॉर्ट लॉ काम करता है। तो ये हेन्स वर्सेस हार्वुड का केस बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर एंड सन केस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रिपेयर दिस केस। उसके बाद आपका रामचंद्रम नगरम राइस एंड ऑयल मिल्स, दिस केस इज रिलेटेड टू योर एक्ट ऑफ गॉड, और मनिंदर नाथ मुखर्जी वर्सेस मथुरा दास चतुर्भुज, दिस केस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर एक्ट ऑफ गॉड। तो ये दोनों केसेस आपके एक्ट ऑफ गॉड हैं, ये रेस्क्यू केसेस है, और ये पहला वाला आपका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका ये हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, दिस केस इज रिलेटेड टू योर वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब देखिए वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया को एक्सप्लेन करते समय आपके कितने केसेस हो गए, एक हो गया ये स्मिथ वर्सेस चार्ल्स, एक हो गया आपका हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। तो अब आपके पास 2 केसेस हो गए ना, तो दोनों ही केसेस आपको लिखने हैं। डोंट हेजिटेट टू मेंशन as many as possible cases as you can in the answer, because there is no statute, so whatever you will write the content will come from the case law only, क्योंकि उस डॉक्ट्रिन को समझाने के लिए आपका केस लॉ ही है, जो और कुछ नहीं है। so write as many as possible case laws as you can, ठीक है, और सिलेबस के लिखिएगा तो ज्यादा मार्क्स आएगा। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक नेग्लिजेंस। वन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक, मतलब 200% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है, 200% श्योरिटी कि नेग्लिजेंस टॉपिक से अगर क्वेश्चन नहीं आया मतलब आपका टॉर्ट पेपर हुआ ही नहीं, मान लीजिए। ठीक है, अब नेग्लिजेंस के कुछ एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे आपका पहला है ड्यूटी ऑफ टेक केयर होना चाहिए, उस ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए, और उस ब्रीच से कॉन्सिक्वेंसेस डैमेजेस के फॉर्म में होने चाहिए। तो ये 3 आपकी ड्यूटीज है, ये 3 आपके एलिमेंट्स हैं नेग्लिजेंस के। इन 3 एलिमेंट्स को यू विल एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ केस लॉ and the explanation, the theory that is given in your case material or your book, reference book, whatever you are referring to, R.K. Bangia or any other book. दूसरी चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, that is
res ipsa loquitur, this question may also come attached along with this. ठीक है, तो यहां पर आपका नेग्लिजेंस है कि नहीं है यहां पर डिसाइड ही नहीं होता है। अगर मैटर रेस इप्सा लोक्विटर का है तो द विजन इटसेल्फ, द व्यू इटसेल्फ इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, क्योंकि इसका मतलब ही यही है दैट द थिंग इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। एक बिल्डिंग 100 साल पुरानी हो गई है, इंजीनियर्स ने जिसको बनाया था, जिस बिल्डिंग को बनाया था, वो कहे थे कि ये मैक्सिमम 60-70 साल तक ही वर्केबल कंडीशन में होगी, उसके बाद रिपेयर करना होगा। 30 साल तक यदि आपने रिपेयर नहीं किया और बिल्डिंग ढह जाती है तो ये तो अपनी कहानी खुद ही बता रहा है ना, इसमें गलती है आपकी कि आपको रिपेयर करना चाहिए था। अब इसमें हम डिफेंस आपका क्या लें कि आप नेग्लिजेंस किए हैं कि नहीं किए। ये जो हुआ है आपके सामने है, ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये जो ब्रिज गिरा है आपके सामने है ना। एक महीने में 2 महीने में ब्रिज गिर जाती है, तो वो तो आपके सामने है। देखिए 1 महीने में ब्रिज गिरता है, इतना मेहनत करके मशक्कत करके आपने ब्रिज बनाया, 1 महीने में गिर गया, तो इसका मतलब तो खुद ही अपनी कहानी बता रहा है, हम आपकी बात क्या सुने। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ योर रेस इप्सा लोक्विtur। तो वहां पर द थिंग इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, वहां पर आपको नेग्लिजेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही वहां पर कहानी बताता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस टॉपिक से आपको लेना है दैट इज मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंस और मैन्युफैक्चरर्स नेग्लिजेंस। नाउ दिस मैन्युफैक्चरर्स नेग्लिजेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो केस रिलेटेड है ये मतलब लैंडमार्क का भी लैंडमार्क केस है। If a student has not studied this case, he has not studied law at all. उसने लॉ पढ़ा ही नहीं। What is that case? Can anyone of you tell me? आपके सामने सारे केस लॉ इस टॉपिक के। सर डोनेगो वर्सेस स्टीवेंसन। एग्जैक्टली, डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन का केस है। इसको हम लोग जिंजर बियर केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये केस आपको हर जगह कोटेड मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ठीक है, इसमें आपका बहुत ही आपका इवोल्यूशन जो है हुआ था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन का, जो कि है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नेबरहुड। सो डॉक्ट्रिन ऑफ नेबरहुड वाज एक्सप्लेन्ड एलैबोरेटली इन दिस। इससे पहले तक हम लोग प्रॉक्सिमिटी रूल का इस्तेमाल करते थे कि हाउ क्लोजली द पीपल आर रिलेटेड टू ईच अदर टू फाइंड आउट दैट वेदर देयर कुड हैव बीन पॉसिबल ब्रीच ऑफ ड्यूटी और नॉट। बट आफ्टर दिस, even if the people are not closely related, but still any act of yours, if it is disturbing or if it is hurting anyone, which that person is far beyond your presence, वो आपके presence से काफी दूर है, तो वो भी liable हो सकता है because this case only, क्योंकि neighborhood का concept बताया था। So this case you will write in your answer और manufacturers negligence के topic के अंदर ये cover होता है। ठीक है, और इसमें आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेग्लिजेंस, और ड्यूटी होनी चाहिए, ब्रीच होना चाहिए, डैमेजेस होनी चाहिए, और नेबरहुड का कॉन्सेप्ट तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दिस मैन्युफैक्चरर्स नेग्लिजेंस से जो केस रिलेटेड है दैट इज योर डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारे जो केसेस दिख रहे हैं, ये जो नीचे का 2 केस है, जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड मलय कुमार गांगुली वर्सेस सुकुमार मुखर्जी, these 2 cases are related to your landmark judgment है ये अपने टॉपिक्स का, that is your medical negligence। ये वाला जो केस है ना, पिन्नामलई नरसिम्हा राव वर्सेस गुंडबरूप्पा जयप्रकाशु, this case is related to medical negligence only, but अगर हम लैंडमार्क जजमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये आपका जेकब मैथ्यू का केस और मलय कुमार गांगुली, ये दोनों केसेस बहुत जरूरी है। यू मे स्किप द 18 नंबर केस, बट 19 और 20 तो लिखिएगा ही लिखिएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि एज आई सेड अर्लियर दैट मैक्सिमम आपको अपने आंसर में लिखने होंगे, सो दैट अ कंटेंट इज प्रिपेयर्ड बाय यू। तो इसीलिए यू मस्ट राइट ऑल द 3 केस लॉस। ठीक है, और ये वाला जो आपका केस है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती, दिस केस इज रिलेटेड टू योर रेस इप्सा लोक्विटर। इसमें बिल्डिंग गिर जाती है और वही वाला केस था जो फैक्ट्स था मैंने आपको बताया अभी। सो ये उस टॉपिक का है। ठीक है, सो इस टॉपिक से आपको ये सारी चीजें लेनी है, बाकी लास्ट जो केस है उसको छोड़ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नर्वस शॉक।
नाउ यू सी, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 6 में से नेग्लिजेंस तो रहेगा ही रहेगा, और एक आपका डिफेंस भी रहेगा, और एक आपका ये भी रहेगा, इंजूरिया सिने डैमनो, डैमनो सिने इंजूरिया। तो 3 तो यहां हो गए। नर्वस शॉक आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि नर्वस शॉक की जगह आपका रिमोटनेस ऑफ डैमेज आ जाए, क्योंकि इसके अंदर में ये नोवस एक्टस इंटरवीनियंस, ये डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये जो ऊपर के 3 मैंने बताया ना, ये तो आएंगे ही आएंगे, इनको तो अच्छे से प्रिपेयर करके रख ही लीजिए। उसके बाद जो अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, दैट इज जो आएगा ही आएगा, दैट इज द नो फॉल्ट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसके अंदर में आपको रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस लैंडमार्क जजमेंट है। इसके अंदर में एस्केप रूट प्रिंसिपल बताया गया था। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर ये वाला केस, और एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस शैल कुमार, और मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस जमींदार ऑफ कार्बेट नगरम, ये 3 केसेस आपके रिलेटेड हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर। और ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको कि ओलियम गैस केस के नाम से भी जानते हैं, वो आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कैसे वो इवॉल्व हुआ, किस केस में इवॉल्व हुआ, एंड व्हाट डिड द कोर्ट थिंक अबाउट इट, and then how it is getting applied in India in MP Electricity Board and the Madras Railway Company versus Jamindar of Carpet Nagram। ठीक है, और अगर एमसी मेहता के ऊपर केस आता है तो फिर उसको आप बताइएगा कि कैसे इवॉल्व हुआ था जो आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, उसको इंडिया में इंडियनाइज करते हुए एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। सो दिस इज योर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, 200% चांसेस दैट इट विल कम इन द एग्जाम। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट इज योर वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर में जो आपके केस लॉज है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे वाइकेरियस लायबिलिटी अलग टॉपिक है, लेकिन हमें स्टेट की वाइकेरियस लायबिलिटी डिसाइड करनी है। तो इसके अंदर में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मतलब इंपॉर्टेंट जो एक केस है जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, है आपका रेलवे ओरिएंटल करके एक केस है, पेनिनसुलर रेलवे वर्सेस ओरिएंटल ऐसे करके एक केस है, बहुत लंबा चौड़ा उसका नाम है। दैट केस must be in your answer when you are explaining the vicarious liability of the state, because that is the landmark judgment for this vicarious liability of the state। और sovereign and non sovereign का जो concept है वो वहीं से आया था, उसको आपको अपने आंसर में लिखना ही लिखना है। उसके अलावा बाकी जो केसेस है वो तो आप लिखेंगे ही, बट दैट केस मस्ट बी मेंशन्ड इन योर आंसर। आप एक्सप्लेन करेंगे कि सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस क्या होता है, एंड हाउ डिफरेंट कोर्ट्स एंड इन डिफरेंट केसेस हैव इंटरप्रेटेड इट। अब उसके लिए आपको वो केस बताना पड़ेगा जो कि अभी मैंने आपको बताया, पेनिनसुलर रेलवे कैरेज वाला। और उसके बाद में ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती एंड कस्तूरी लाल रालिया राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ना यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कस्तूरी लाल का जो केस है ना वो 1965 का है, लेकिन जो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का है वो 1962 का है। सो व्हेन यू विल रीड द केस यू विल फाइंड कि कस्तूरी लाल का जो जजमेंट है दैट इज वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन, वो बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन। लेकिन जो आपका विद्यावती का केस है ना दैट इज मच ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। देयरफॉर होना तो ये चाहिए कि विद्यावती का केस इंडिया में लागू होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका ये आपका कस्तूरी लाल का जो केस है ये हायर जज बेंच के द्वारा था और ये 1965 में आया है जो कि 1962 के बाद है, इसीलिए अभी तक इंडिया में कस्तूरी लाल का केस ही बाइंडिंग है। बट यू कैन गिव योर ओपिनियन बाय अ क्रिटिसिज्म, एक छोटा सा क्रिटिसिज्म लिखकर आप ये अपने आंसर में लास्ट में अटैच कर सकते हैं कि ये जो जजमेंट आया था ये उतना बेटर नहीं है, विद्यावती का जजमेंट इज मच बेटर देन दिस, बट बाइंडिंग आपका कस्तूरी लाल का केस ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नागेंद्र राव का केस, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट यू कैन राइट इफ यू वांट, इफ यू हैव टाइम यू कैन राइट, बट ये दोनों केस तो आपको लिखने ही है, विद्यावती का केस और कस्तूरी लाल रालिया राम का केस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड का एक केस है, चंद्रिमा दास का केस है। दिस केस इज रिलेटेड टू कि एक रेलवे कंपार्टमेंट में एक बांग्लादेश की लड़की का रेलवे एम्प्लॉयज ने रेप कर दिया था। तो क्या वो
स्टेट की लायबिलिटी होगी, क्योंकि अगर होगी तो स्टेट को कॉम्पनसेशन देना होगा, क्योंकि वो रेलवे एम्प्लॉयज जो थे उनकी छुट्टी हो चुकी थी और वो अपने घर जाने का टाइम हो चुका था, तो उस समय उन्होंने ये काम किया। तो यहाँ पर मतलब कंटेंशन ये भी था कि उनका जो टाइम है वो अब खत्म हो चुका है, तो स्टेट की लायबिलिटी कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने थोड़ा अलग इंटरप्रिटेशन दिया था और कॉम्पनसेशन देना पड़ा था स्टेट को। तो ये केस उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन, आई वुड से दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो अभी तक आपको मैंने कितना इंपॉर्टेंट बताया। एक आपका वाइकेरियस लायबिलिटी 200% इसका चांसेस है। दूसरा ये आपका रिलायंस वर्सेस फ्लेचर यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी 200%। ये जो टॉपिक्स है इसमें से आ सकता है, बट श्योर शॉर्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ, नेग्लिजेंस 200, डिफेंस हो सकता है आए नहीं आए 100% इससे बोलूंगा, और ये आपका जो पहला टॉपिक है दिस इज 200%। सो इफ यू प्रिपेयर दीज मेनी टॉपिक्स, आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड जो केस लॉज इसमें दे रखे हैं, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर दैट अकॉर्डिंगली। नाउ आई विल गिव यू अ टिप। टिप ये है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप क्या करिए कि आप टॉपिक लिखिए और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं, जितने भी रिलेटेड केस लॉज हैं, उन सारे केस लॉज को आप एरो मार्क बनाकर साइड में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर, सो यू विल नॉट स्किप एनी केस लॉ रिलेटेड टू दैट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केस लॉ है ना इसके अंदर। सो ये एक सजेशन है मेरी तरफ से, इफ यू कैन ट्राई इट एंड आई थिंक दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो दिस इज योर टॉट्स। टॉट्स के अंदर में इतना ही है जो कि आपको प्रिपेयर करना है, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। और अगर नहीं आया है देन यू कैन आस्क मी बाय टेक्सटिंग और कॉलिंग मी, बट बिफोर कॉलिंग प्लीज टेक्स्ट मी दैट यू हैव सर्टेन क्वेरी, सो दैट आई विल बी प्रिपेयर्ड कि आपकी जो क्वेरी है उसका मैं जवाब दे सकूं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जब फोन करें तभी मैं आपकी क्वेरी सुनूं और देखूं, तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। टॉट्स में इतना ही अभी देखेंगे। टुमारो आई विल टेक अप द आईपीसी सेक्शन, जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और कैसे टू गो अबाउट द बेयर एक्ट एंड द केस लॉ। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी